नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। ये दोस्तों आपकी 18वीं क्लास में, इसमें हम लोग ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग समान हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा किया और समान GS के प्रश्नों पर चर्चा किया। दोस्तों इन तीनों की ही, चाहे आपकी समान हिंदी, GS या फिर ग्राम समाज एवं विकास, इन तीनों की ही अलग अलग प्ले लिस्ट बनी है चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये जो आपकी लाइन लिखी होगा, देखा अगर लेखपाल की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, तो ऐसे ही हम लोगों ने नहीं लिखा है। पूरी कोशिश देख लिया आप, इतने दिन हो गए हैं, 1.5 महीने के आसपास हो गया, 1.5 मंथ के ऊपर। अभी कंटिन्यूस आपकी क्लास चल रही है लगातार, एक दिन भी हम लोगों ने कोई गैप नहीं लिया। और मेरा मानना है जब तक पेपर आए तब मैं कराने की कोशिश करता रहूँगा, जितना हो सकेगा मुझसे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष 1975 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों में कुछ मापदंडों पर गरीबी उन्मूलन का जायजा लिया जाता है दोस्तों। तथा इंदिरा गांधी ने इस कार्यक्रम को 1975 में शुरू किया था और 1982, 86 और 2006 में इसका पुनर्गठन किया गया। याद रखिएगा, मतलब इसका 82, 86 और 2006 में इसका ही पुनर्गठन किया गया था और इसे नए मानकों को पेश किया गया था। और इस कार्यक्रम में भूमि सीमा कानूनों को सख्ती से लागू किया गया है और ग्रामीण गरीबों के बीच अतिरिक्त भूमि का वितरण किया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल है क्या क्या, जैसे कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए कदम, भूमिहीन मजदूरों से ऋण की वसूली को रोकने के लिए कानून लाते हैं। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी गांधी एक भारतीय राजनीतिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केंद्रीय हस्ती थी। वह भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी और भारत की पहली और आज तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। अभी तक कोई भी नया मतलब प्रधानमंत्री नहीं बना। और इंदिरा गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं। और 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद इंदिरा गांधी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। नेक्स्ट, और 31 अक्टूबर 1984 को गांधी जी को उनके दो अंगरक्षकों, दोनों सिखों ने स्वर्ण मंदिर पर हमले के एपिसोड में गोली मारकर हत्या कर दी थी। याद रखिएगा इंदिरा गांधी जी को। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है? तो संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है दोस्तों, सामान्य धार्मिक कर्तव्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि आपके ये प्रश्न ऐसे ही नहीं आते, यही आते हैं आपके प्रश्न यूपी लेखपाल में। ग्राम समाज एवं विकास में आपके क्या प्रश्न आएंगे, इन्हीं सब प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य धार्मिक कर्तव्य, और इनसे भी बड़े बड़े प्रश्न आपके पूछे जाएंगे लेखपाल में आपके। जैसे कि संयुक्त परिवार के विघटन का समान धार्मिक कर्तव्य, यह कारण नहीं है दोस्तों, बल्कि संयुक्त परिवार की विशेषता है। और परिवार के विघटन के कारणों में शहरीकरण, औद्योगिकरण, परिवहन शामिल हैं। संसाधनों में वृद्धि, महिलाओं में शिक्षा का प्रसार, जनसंख्या वृद्धि, व्यक्तिवाद, पश्चिमीकरण, महत्वपूर्ण पारिवारिक वातावरण, वैदिकरण आदि दोस्तों है इसमें। और तीसरा प्रश्न, ग्राम सभा का निर्णय कर्ता कौन होता है? तो ग्राम सभा का निर्णय करता होता है दोस्तों सरपंच। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक एक सरपंच ग्राम सभा का प्रमुख होता है, पटवारी नहीं होता दोस्तों। उसे दोस्तों ग्राम सरपंच की बात करेंगे तो उसे ग्राम प्रधान या मुखिया भी कहा जाता है। सरपंच अन्य निर्वाचित पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करता है। वह 5 साल की अवधि के लिए चुना, मतलब आपको प्रश्न देख रहे हैं आपके, दो दो प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कितने साल के लिए, मतलब 5 साल के। और 73वें संवैधानिक संशोधन के संशोधन के अनुच्छेद 243 में घा में पंचायतों में 1/3 और पंचायत अध्यक्षों की 1/3 सीटों पर क्यों महिलाओं द्वारा भरने की आवश्यकता है। यानी 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों में 1/3 और पंचायत अध्यक्षों की 1/3 सीटों को महिलाओं द्वारा भरने की आवश्यकता होती है ये मतलब। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए और की स्थापना की गई थी?
आपको बताना इनमें से कौन होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए आरआरबी, ऑप्शन डी आरआरबी और भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आगे नहीं दिया इसका। तो अवधारणा दोस्तों जैसे कि इसकी अवधारणा की बात करेंगे तो ग्रामीण विकास उन क्षेत्र के विकास के लिए कार्रवाई पर केंद्रित है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में पिछड़ रहे हैं। और दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें यानी आरआरबी की बात करेंगे तो आरआरबी दोस्तों की स्थापना यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी, 1975 में की गई थी। आरआरबी के संचालक का क्षेत्र राज्य के कुछ जिलों तक सीमित है। आरआरबी वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रायोजित होते हैं, मतलब वाणिज्य बैंकों द्वारा होते हैं। आरआरबी का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना और सहकारी ऋण संरचना के लिए एक पूरक चैनल बनाना है। आप देखते होंगे मतलब बहुत सी जगह वाणिज्य बैंक यानी ग्रामीण बैंक बोलते हैं बहुत सी जगह पे, तो वही होता है। और भूमि विकास बैंक की बात करेंगे, इसकी बात करें हम लोग तो भूमि विकास बैंक दोस्तों एलडीबी की एक अर्ध वाणिज्यिक बैंक है। वह सहकारी समिति अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है ये आपकी भूमि विकास बैंक। और भूमि विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य दोस्तों भूमि कृषि के विकास को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इस पहला दोस्तों भूमि विकास बैंक 1920 में, याद रखिएगा 1920 में पंजाब में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है? तो देश की कुल जनसंख्या का 16.51%, 16.51% भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है, जो अन्य राज्य की तुलना में सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। यहाँ पर जनसंख्या भी सबसे अधिक है यहाँ की, 23 करोड़ के आसपास होगी, 22 से 23। पहले तो 2011 में 19 करोड़ थी, अब तो बहुत मतलब डाटा तो भी हुआ ही नहीं, कोरोना कारण इस बार होने वाला था 2021 में, लेकिन हो नहीं पाया जनसंख्या वाला, शायद 2022 में होगा। तो 16.51% सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी प्रश्न अधिकतर आपके बनेंगे वो उत्तर प्रदेश के रिलेटेड ही बनेंगे, मतलब मोस्टली, ये नहीं कह सकते तो सभी बनेंगे, लेकिन मोस्टली जितने भी होंगे अधिकतम से अधिकतम सब उत्तर प्रदेश से ही बनेंगे। इसलिए आप उत्तर प्रदेश के प्रश्न जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की दोस्तों राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं दोस्तों आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न, कौन एक शब्द है जो ग्राम राजस्व संपत्ति के जमींदारों के शक्तिशाली परिवारों पर लागू होता है? कौन सा एक शब्द है जो ग्राम राजस्व संपत्ति के जमींदारों के शक्तिशाली परिवारों पर लागू होता है? तो आपने सुना होगा दोस्तों लंबरदार, ऑप्शन डी। कुछ लोग कहते हैं नंबरदार, कुछ लोग कहते हैं लंबरदार। मतलब आपको समझाने के लिए मैं नहीं बोल सकता, लेकिन लंबरदार लंबर दो होते हैं पर से, कहीं कहीं इसको नंबरदार लंबरदार बोलते हैं। एक उपाधि है दोस्तों ये, जो ग्राम राजस्व संपत्ति के जमींदारों के शक्तिशाली परिवारों पर लागू होती है, जो एक राज्य विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति है, जो वंशानुगत होती है और जिसमें व्यापक सरकारी शक्तियाँ, जैसे मुख्य रूप से राजस्व संग्रह, और इसमें एक हिस्सा पुलिस के लिए एक सहयोग, गाँव में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और ये संबद्ध सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ आता है। ये दोस्तों सबसे अधिक प्रचलित होता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड राज्यों में प्रचलित है। ये याद रखिएगा, बहुत ही मतलब बहुत ही सुना होगा आपने, खुद ही बोलते होंगे लंबरदार अगर गाँवों के होंगे तो, लेकिन अगर मतलब शहरी इलाकों से होंगे तो इतना नहीं सुना होगा, लेकिन गाँव में बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है? तो सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है दोस्तों सामाजिक गतिशीलता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक गतिशीलता परिवर्तन का कारण नहीं है सामाजिक परिवर्तन का। दोस्तों इसमें सामाजिक जीवन में परिवर्तन और समस्याएं जैसे कौन कौन सी? वर्तमान ग्रामीण समाज में धन का प्रचलन बढ़ा है, जिससे पुरानी जजमानी प्रथा लगभग विलुप्त होने के कगार पर है या समाप्त हो सकती है। गांवों में विभिन्न जातियों के पारंपरिक संबंधों में बदलाव आया है। जाति पंचायतों पर का भी प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। जैसे आप देखते हो जाति पंचायत बहुत चलती थी पहले, और जाति संबंधित नियम समाज में इतने कमजोर हो गए हैं कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्विवाह और बहिर्विवाह का भी बड़े पैमाने पर उल्लंघन माना जाता है।
गाँवों में दोस्तों संयुक्त परिवार बिखर रहा है और छोटे परिवारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि सब अलग अलग बट रहे हैं। इसका असर लोगों की सामाजिक स्थिति पर भी पड़ता है, बदलाव आने लगता है। योग्यता, कौशल और आर्थिक समानता के आधार पर लोग भी बदल गए हैं। अब आप देखते होंगे कि लोग बहुत जल्दी ही लोग बदलने लगे हैं। पैसों का लोभ दे करके लोग कहीं शहरी इलाकों में जा रहे हैं, मतलब साथ में तो रहना ही नहीं, संयुक्त परिवार में रहना ही नहीं चाहते हैं लोग खुद। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान। दोस्तों यह एक प्रमुख संस्थान है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण देता है और अनुसंधान करता है। यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए आपसे एक और प्रश्न बन गया, ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान है, अलग अलग मतलब दे देगा, कोई भी बता देगा, पूछेगा आपको मतलब किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपको देना बात आंसर बताना है दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है आपके, तो गिरिराज सिंह हैं। तथा वर्तमान में दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ये वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान। और वर्ष 1983 में गुवाहाटी में असम में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका, 1983 में गुवाहाटी में इसकी स्थापना हुई थी, असम में। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं? तो सकारात्मक की बात हुई तो दोस्तों चाहे जाति व्यवस्था में बदलाव या फिर रोजगार के विभिन्न अवसर या फिर महिलाओं की स्थिति में सुधार, उपरोक्त तो सभी यानी कि जो ऑप्शन डी तीनों दिए ऊपर के, तीनों ही पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं। अब भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव मतलब जैसे कि क्या क्या है आपके, पहले इसमें आओ दोस्तों याद रख लीजिए कौन कौन से, जैसे क्या क्या है कि पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव में महिलाओं की स्थिति में सुधार, रोजगार के विभिन्न अवसरों, जाति व्यवस्था में परिवर्तन देखा गया। पहले के समय में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, इतने रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं थे और जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। अब इसकी विशेषताएं भी याद रखिए दोस्तों, पश्चिमीकरण की विशेषताएं क्या क्या है। पश्चिमीकरण में दोस्तों भौतिक और अभौतिक संस्कृति से संबंधित पहलुओं में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन धर्म, परिवार, जाति आदि के रूप में देखा जाता है। दोस्तों जो मैं करा रहा हूँ ये मत सोचिए कि या मैं ऐसे ही करा रहा हूँ दोस्तों, आपके यूपी लेखपाल में 3 नंबर इसमें पक्के कर लीजिए। आपके यूपी लेखपाल में 3 नंबर ग्रामीण समाज में इससे इस टॉपिक से जो मैं करा रहा हूँ, इसे 3 नंबर आपके पक्के हैं। सब है तो 25 नंबर, लेकिन 3 नंबर जो ऐसे इन जैसे इन सबसे आएगा जरूर। चाहे पश्चिमीकरण जो मतलब ये सब लिखा है, आप लोग सोच रहे हो कुछ भी मैं ऐसे ही करा रहा हूँ ना, आप देख सकते हैं जब पेपर देने जाएंगे तो आप खुद ही मेरा नाम लेंगे कि अंग्रेजी, रूसी, अमेरिकी और अन्य यूरोपीय स्वरूपों से पश्चिमीकरण देखा गया है कि सभी रूपों में कुछ समानताएं हैं। अब मैंने अभी आपको नाम ही नहीं बताया अपना, आप भी सोच रहे हो, लेकिन नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा अपना, जिस दिन नाम बताऊंगा तो जब आप खुद क्या कहते हैं कि जब अच्छा करके आएंगे तो मैं, अगर आप जब कमेंट करेंगे कि बताएंगे कि आपका आया है प्रश्न, उस दिन मैं आपको खुद ही बताऊंगा अपना नाम। भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के प्रभाव दोस्तों याद रखिए, खान पान और रहन सहन में बदलाव, जाति व्यवस्था में परिवर्तन, विवाह में परिवर्तन, परिवार में बदलाव, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन और सोच और नज़रिया में बदलाव। अब जैसे पश्चिमीकरण दे दिया है प्रभाव, अब 3 आपको दे देगा कि बताएगा इन, जैसे 3 दे देगा कहे ये हैं, चौथा कहेगा बताओ ना इन, मतलब जब मान लीजिए सपोज दैट कि परिवार में बताओ ये नहीं है, इसमें पश्चिमीकरण के प्रभाव में नहीं है, आपको दे देगा तो आपको छांटना होगा। जब आपको तीन ही नहीं पता तो चौथा क्या बताओगे, इसलिए इसमें कराया जाता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं माना जाता है? तो ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए दोस्तों स्थायी जीवन कारक उत्तरदायी नहीं माना जाता है। ऑप्शन सी इसका गलत उत्तर हो जाएगा, मतलब सही उत्तर हो जाएगा। स्थायी जीवन में ग्रामीण परिवार के परिवर्तन के कारक नहीं, क्योंकि ये ग्रामीण परिवार की प्रमुख विशेषता है। और ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के कारणों में औद्योगिकरण, शहरीकरण, यातायात विकास, जनसंख्या वृद्धि और पश्चिमी संस्कृति आदि शामिल होती है दोस्तों, ये इसमें होती है। तथा ग्रामीण परिवारों में परिवर्तन के कारण क्या क्या है, जैसे कि
औद्योगिकरण ने नए क्षेत्रों को जन्म दिया जिसके माध्यम से परिवार के पारंपरिक मूल्यों आदर्शों के परिणाम स्वरूप लोगों को प्रवासन हो रहा है। मतलब देख रहे होंगे प्रवासी नहीं, जैसे आप लोग जा रहे हैं बाहर के लिए, गांव छोड़कर शहर की ओर बढ़ रहे हैं और औद्योगिक विकास के साथ लोग शहरी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाते हैं और नई परंपराओं विचारों आदि को स्वीकार करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा अपनी परंपरा अपने विचारों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जब आप बता तो रहे बहुत से लोग शहर गांव देखा ही नहीं होगा बहुत से बच्चों ने। जिस दिन आप गांव जाएंगे गांव के बच्चों से उनसे मिलेंगे गांव की अपना देश ही कृषि प्रधान देश है। दूसरे देशों की हम लोग खाली नकल कर रहे हैं, लेकिन अपना देश कृषि प्रधान देश है, था, है और रहेगा हमेशा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, वन शक्ति और स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से किसका योग होता है? परिवार कितने प्रकार के होते हैं बताना है आपको दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? आपको बताना है कि संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, बोला मैंने। दोस्तों देखिए मैंने बताया तो वही चीज़ है, आपके परिवार की विशेषता पूछ सकता है, 4 दे देगा, 3 आपको बताएगा, चौथा आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों रिश्तेदारी प्रणाली का अभाव, ऑप्शन डी हो जाएगा, परिवार की संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। दोस्तों कहते नहीं नातेदारी व्यवस्था का अभाव संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। जैसे 3 या अधिक पीढ़ियों के संयुक्त परिवार में सदस्य एक साथ रहते हैं और नातेदारी प्रणाली मुख्य रूप से पाई जाती है। उनके पास सामूहिक संपत्ति है, वह सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, एक ही रसोई में पका हुआ खाना खाते हैं, सभी सदस्य नातेदारी व्यवस्था से संबंधित है। मतलब जैसे कि चाहे ले लीजिए आप, संयुक्त परिवार में कौन कौन आ जाएगा, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई और उनकी पत्नी, ये सब इसमें मतलब संयुक्त परिवार में आ जाते हैं। अब संयुक्त परिवार की विशेषताओं की बात करेंगे। संयुक्त परिवार विशाल आकार, संयुक्त परिवार के आकार बड़ा और विशाल होता है जी, क्योंकि इसमें 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं अर्थात घर। वहाँ पर माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची आदि का मुखिया रहता है, जैसे मतलब एक प्रकार से। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, वंश शक्ति और स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से किसका योग होता है? परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसमें परिवार कितने बार पूछा गया है, तो दोस्तों पितृवंशी परिवार हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वंश शक्ति और स्थान दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका, नहीं बताया मैंने इसमें भी। वंश शक्ति और स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के मुख्य प्रकार दोस्तों पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार है। एक पितृवंशी परिवार में दोस्तों परिवार की शक्ति या अधिकार पिता और पुरुषों के पास होता है, जबकि मातृवंशी मतलब पितृ आप समझिए ना, पितृवंशी यानी कि पिता और यानी कि पुरुषों के पास रहता है, और मातृवंशी परिवार में माता के पास है सत्ता, यानी कि माता या स्त्री के हाथ में होती है, जो परिवार की नियंत्रित करती है मुखिया के रूप में। जैसे संयुक्त परिवार में दूसरे जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरे भाई और उनकी पत्नी, ये सब बच्चे शामिल होते हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, जिस प्रक्रिया में निम्न वर्ग उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग वर्गों का अनुसरण करती है उस श्रेणी में शामिल होने का प्रयास करती, तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण जिस प्रक्रिया में निम्न वर्ग उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग वर्गों का अनुसरण करती है तो और उस श्रेणी में शामिल होने का प्रयास करती, तो दोस्तों उसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इसी में आपका संस्कृतिकरण में ही आ जाएगा आपका, क्योंकि वह प्रक्रिया संस्कृतिकरण की अवधारणा को जैसे पेश करने का श्रेय दोस्तों किसको देंगे, तो M.S. श्रीनिवास को जाता है। आप देखिए आपके ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपसे पूछ लीजिएगा संस्कृतिकरण की अवधारणा को पेश करने का श्रेय किसको जाता है, तो M.S. श्रीनिवास को जाता है। तथा यह श्रीनिवास की परिभाषा दोस्तों स्पष्ट है कि समाज संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से है निम्न वर्ग के रैंकों में शामिल होने की कोशिश करता है, और समाज के निम्न वर्ग को लगता है कि समाज में उनका समान अधिकार है या सम्मान नहीं मिल रहा है। और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाले कारक हैं, तो जैसे पश्चिमीकरण में आपको औपनिवेशिक काल के दौरान पश्चिमी संस्कृति की रहन सहन की आदतों ने समाज की गतिशीलता को प्रभावित किया है। चाहे औद्योगिकरण ले लीजिए, चाहे शिक्षा का विस्तार ले लीजिए या फिर अन्य कारक, इनमें आपका आ जाता है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, किस वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया? तो वर्ष 1974 में ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अक्टूबर 1974 में ग्रामीण विकास खाद्य और
कृषि मंत्रालय के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया। दोस्तों 18 अगस्त 1979 को ग्रामीण विकास विभाग का गठन ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय के रूप में किया गया और 23 जनवरी 1982 को इस मंत्रालय का नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। मतलब आपसे पूछ सकता है कि इस मंत्रालय का नाम बदल करके कब कर दिया गया, यानी ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय का नाम बदल करके कब कर दिया गया। तो इसका कर दिया गया 23 जनवरी 1982 को। और जनवरी 1985 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिर से कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक विभाग में बदल दिया गया, फिर से बदल दिया गया। मतलब अब फिर 5 जुलाई 1991 को इस विभाग को फिर से ग्रामीण विकास मंत्रालय का दर्जा दिया गया और 2 जुलाई 1992 को इस मंत्रालय के तहत बंजर भूमि विकास विभाग के नाम से एक और विभाग का गठन किया गया। मतलब आपको समझना है दोस्तों, फंसाने के लिए एक नंबर आप पक्का कर लीजिए इसमें से, क्योंकि आपको फंसाने के लिए ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, यह कथन ग्रामीण राजनीतिक जीवन में परिवर्तन के संदर्भ में किसने कहा है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या जितनी अधिक होती है वह उतनी ही प्रबल जातियों में संगठित हो जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, शायद मैंने अभी बताया था। हाँ, तो इस बताया था MS श्रीनिवास, ये जिनका जन्म दोस्तों कर्नाटक में हुआ था। MS श्रीनिवास को जाता है दोस्तों। मतलब देख सकते हैं आप, एक में ही 2 प्रश्न मैंने अभी बता दिया आपको दोस्तों। इसमें आपका चाहे अब मैक वाइवर की बात करेंगे तो ये दोस्तों इनका जन्म दोस्तों हुआ था 17 अप्रैल 1882 को स्कॉटलैंड के आइल में हुआ था। दोस्तों प्रश्न भले ही मैंने कम दिए हों, लेकिन आपको वही प्रश्न दिए जो आपके प्रश्न परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही मैं आपको कुछ भी नहीं करा दूंगा दोस्तों। आप किसी अदर मतलब टीचर से भी पढ़ के देख लीजिएगा, पैसा दे करके पढ़ के देख लीजिएगा, वही प्रश्न आपको, हाँ वो क्या करेगा, मतलब उसको समझाने मतलब बताने के लिए वो और अच्छा उसको बनाने के लिए कर देगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही ऐड कर देगा, मतलब एक्स्ट्रा डाले जो आपको आता हुआ। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कितनी सीटें, 75 80 सॉरी। तो ये चीज़ आपको समझाने के लिए मतलब कर देगा। ऐसे ही नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं कराऊंगा। यूपी लेखपाल मतलब ग्रामीण समाज में जो विकास में प्रश्न होंगे वही मैं आपको कराऊंगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया हो, क्योंकि दोस्त आपके लिए, मित्रों आपके लिए यही प्रश्न आपके यूपी लेखपाल में आएंगे। बस ये जान लीजिए, आपके कोई कुछ भी कराए, मैं नहीं कहता हूँ कि हम मुझसे ही पढ़िए, आप बाहर भी मतलब दूसरे दूसरे भी टीचर से पढ़ के देख लीजिए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन दोस्तों प्रश्न आपके ऐसे ही आएंगे, चाहे आप प्रीवियस ईयर प्रश्न उठा करके देख लें, कहीं से भी उठा करके देख लें, यूट्यूब पर भी कितना तो अवेलेबल है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। धन्यवाद।